बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी हुई जो गज़लें हैं उनका अध्ययन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में साये में धूप इस शीर्षक के अंतर्गत जो गज़लें दी गई हैं, उन गज़लों का अध्ययन करने के पूर्व दुष्यंत कुमार का स्थूल रूप से जीवन परिचय के संदर्भ में हम चिंतन करेंगे। वैसे देखा जाए तो दुष्यंत कुमार ये हिंदी नई कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। उनकी कविता में समाज जीवन की यथार्थ झांकियाँ प्रस्तुत हुई है। उन्होंने अपनी गज़ल शैली के प्रयोग से सारे हिंदी संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनका जन्म 1 सितंबर 1933 में राजपुर नवादा, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनका संपूर्ण नाम दुष्यंत नारायण त्यागी इस ढंग का रहा और उनके पिताजी का नाम भगवत सहाय और माताजी का नाम राम किशोरी और उनका विवाह 1949 में राजेश्वरी देवी के साथ होता है। और यहाँ ध्यान में रखो कि दुष्यंत का जो नाम दुष्यंत नारायण त्यागी ऐसा था, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरते समय रविंद्रनाथ त्यागी के सुझाव से उन्होंने नारायण सिंह के जगह कुमार शब्द ये जोड़ दिया। इसीलिए दुष्यंत कुमार ये नाम हिंदी जगत में विख्यात हुआ। उनकी पत्नी रामेश्वरी एमए बीएड की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भोपाल में ही हिंदी की प्राध्यापिका बनती है और दुष्यंत कुमार भी एमए बीटी की परीक्षा पास करते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने ये परीक्षा पास करने के पश्चात वहाँ वे आकाशवाणी केंद्र भोपाल पर विभिन्न यानी कि पदों की वहाँ वो सेवा की है। कई दिन तक वह अध्यापक के रूप में भी यानी कि भोपाल में काम किए। अंततः भाषा विभाग भोपाल का, मध्य प्रदेश सरकार का भाषा विभाग में वे सहायक निर्देशक के रूप में भी सेवा करते रहे। तो ऐसे दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं, जिसमें कि यहाँ उनकी काव्य रचनाओं में यहाँ ध्यान रखो कि सूर्य का स्वागत नामक रचना 1957 में प्रकाशित हुई। आवाज़ों के घेरे ये 1963 में, जलते हुए बन का बसंत और साये में धूप नामक जो उनका गज़ल संग्रह 1975 में प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा लिखित उपन्यासों में छोटे छोटे सवाल ये 1964 में प्रकाशित रचना है। आंगन में एक वृक्ष वो 68 में प्रकाशित रचना है। और दूहरी जिंदगी ये उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई ये रचना है। नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, मन के कोन और मसीहा मर गया, एक कंठ विष पाई, ये काव्य नाटक है। तो इस ढंग से दुष्यंत कुमार ने देखिए नाटक, कविता और उपन्यास आदि क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुष्यंत कुमार के कारण ही हिंदी कविता में गज़ल लेखन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। उन्होंने गज़ल को शम्मा, परवाना, साकी, शराब आदि प्रतीकों से मुक्त कर राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़कर एक नया आयाम यहाँ पर प्रदान किया है। वैसे देखा जाए तो दुष्यंत कुमार यानी कि ये हिंदी साहित्य में गज़ल के मसीहा माने जाते हैं। तो उनकी मृत्यु में कि 29 दिसंबर 1975 को होती है। तो
दुष्यंत कुमार का समग्र साहित्य, उन्होंने जो गज़ल साहित्य या कविता साहित्य में लेखन किया है, तो अपनी रचना के संदर्भ में उन्होंने एक स्थल पर लिखा है, जलते हुए वन का वसंत। इस रचना में वे लिखते हैं कि मेरे पास कविताओं के मुखौटे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है और अजनबी शब्दों का लिबास भी नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ और इतिहास और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में साधारण आदमी की पीड़ा, उत्तेजना, दबाव, अभाव और उसके संबंधों को, उलझनों को जीता हुआ मैं व्यक्त करता हूँ, ऐसा वे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखो कि उन्होंने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं भावुकता के बलबूते पर हिंदी गज़ल को एक नया चेहरा प्रदान किया है। उनका लेखन संख्यात्मक दृष्टि से नहीं तो गुणात्मक दृष्टि से पहचानना होगा। उन्होंने गज़ल को रोमानी श्रृंगारिकता से अलग करते हुए मनुष्य के वास्तव जीवन के साथ या उनकी पीड़ाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर उनकी गज़लों में करारा ऐसा प्रहार यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ थोड़ी सी गज़ल शैली के संदर्भ में आपको जानकारी रखना होगा। दुष्यंत कुमार का साये में धूप नामक जो गज़ल संग्रह है, उसको ही यहाँ इन गज़लों का शीर्षक के रूप में नाम दिया गया। वैसे देखा जाए तो साये में धूप इस गज़ल संग्रह में दुष्यंत कुमार की लगभग 52 गज़लें सम्मिलित हैं और ये संग्रह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा हुआ है। इतना ही नहीं, दुष्यंत कुमार को भी सबसे अधिक लोकप्रियता इसी गज़ल के कारण प्राप्त हुई है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि साये में धूप इस गज़ल संग्रह में जो दी हुई गज़लें हैं वो यहाँ राजनीतिक, सामाजिक जीवन को कहीं ना कहीं संबोधित करने वाली है। अब पाठ्यक्रम में जो दी हुई गज़लें हम अध्ययन के तौर से देखते हैं, तो पहली गज़ल देखिए स्क्रीन पर उपलब्ध है। कवि कहता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो इस गज़ल में कवि राजनीतिक झूठे वादों पर व्यंग करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ हम राजनीति के बहुत सारे अनुभव लेते हैं। राजनेता वर्ग आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं कि हर घर को, हर व्यक्ति को हमारे राजकाज में सुविधा मिलेगी। इसलिए उन्होंने तय किया, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा मतलब रोशनी। यहाँ हमें अर्थ लेना है प्रतीकात्मक ढंग से कि सुविधा। देखिए यहाँ राजनेता लोग कहते हैं कि हम हर एक बस्ती में रहने वाले जो व्यक्ति है या देश के कोने कोने में रहने वाले जो व्यक्ति है, वहाँ तक समग्र सुविधाएं पहुँचाएंगे। मतलब घर घर तक समग्र सुविधाएं यहाँ प्रदान करेंगे, कोई भी असुविधा में नहीं रहेगा, ऐसा आश्वासन देते हैं। लेकिन कवि कहता है कि कहाँ तो चिरागा तय था घरे हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज ये चिराग, ये सुविधा नहीं कि इस शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं, घर के लिए तो छोड़ो, हर घर में तो यहाँ सुविधा आना बहुत मुश्किल है। लेकिन शहर में भी देखिए ये सुविधाएं आज तक फैली हुई नहीं या आज तक ये सुविधाएं यहाँ प्राप्त नहीं है। इसलिए कवि राजनीति पर व्यंग इन शेर में करता है और कहता है कि नेताओं ने घोषणा की तो, लेकिन देश के हर घर में चिराग मतलब सुविधाएं यहाँ पर निर्माण करेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मतलब नेताओं की घोषणाएं केवल कागजों पर ही हमें दिखाई देती है, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। देखिए आश्वासन नेता देते हैं
लेकिन वो परिपूर्ति नहीं करते। ये नेताओं के दोगलेपन की जो रीति है, इस पर कवि ने यहाँ व्यंग किया है। आगे के गज़ल में कवि कहता है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त मतलब एक पेड़, पुराना पेड़, साया मतलब छाँव। आपको मालूम है कि पेड़ का काम है छाँव देना, साया देना, लेकिन कवि यहाँ कह रहा है कि दरख्त बोले तो भले ही पेड़ हो, लेकिन कवि की भाषा में वो व्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ की व्यवस्था का, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक व्यवस्था, देखिए वो उस व्यवस्था के प्रतीक के रूप में उन्होंने दरख्त को माना है, पेड़ को माना है। और कवि कहता है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। देखिए व्यवस्था में सब और तपन है, धूप है, मतलब पीड़ाई है, इसलिए चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, मतलब इस व्यवस्था में हमें नहीं रहना है, मतलब यहाँ से इस व्यवस्था से दूर जाना है, ऐसा इन पंक्तियों का अर्थ नहीं है। कवि यहाँ कहता है कि चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये कवि का यहाँ पर लक्ष्य है। मतलब इस शेर में कवि कहता है कि देश के अनेक संस्थाएं हैं, मतलब ये दरख्त बोले तो एक संस्था है, व्यवस्था है कि अनेक संस्थाएं देश में फैली हुई है जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। उन्हें दरख्त की संज्ञा देते हैं कवि, और इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने के बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं आम आदमी का शोषण करने लगी है। चारों तरफ देखिए इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है, या ऐसे आम आदमी को देखिए इस व्यवस्था में जीते समय उनकी निराशा होती है। इसीलिए कवि ने आज़ाद भारत के सत्य का देखिए वर्णन यहाँ पर किया है, और नेताओं के झूठे आश्वासन एवं उनके संस्थाओं के द्वारा आदमी का जो शोषण होता है, उन्हीं शोषण को यहाँ रेखांकित किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ उजागर किया कि इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं नष्ट करना होगा या बदलना होगा, यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि ये व्यवस्था जो है देखिए हमें देखिए कहीं ना कहीं कष्ट देती है। और कोई भी व्यवस्था देखिए, समझो कि हमारा न्यायालय है, तो न्यायालय में न्याय मिलने की जगह यहाँ पर अन्याय ही हो रहा है। अस्पताल में देखिए हमें आरोग्य की सुविधाएं मिलने के बजाय देखिए वहाँ पर कई देखिए हमारे आरोग्य को बिगड़ाने का प्रयास हो रहा है। रक्षा करने वाली विभाग जो है वहाँ हमारी रक्षा के बजाय देखिए वो भक्षक बन रहे हैं। तो ये दरख्त जो है, ये पेड़ जो है, या ये व्यवस्था जो है, यहाँ की संस्थाएं जो है, यहाँ देखिए हमें सुविधा देती नहीं, उल्टा देखिए हमें वो पीड़ा देने का प्रयास कर रही है। आगे के गज़ल में कवि कहते हैं, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। मतलब इस तीसरे गज़ल में कवि आम आदमी के विषय में बताता है कि लोग गरीबी व शोषित जीवन जीने के लिए आज मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वस्त्र तो नहीं है, वस्त्र नहीं है, देखिए कंबल नहीं है, कमीज नहीं है पहनने के लिए। तो ऐसे समय क्या कहते हैं, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। मतलब यहाँ कमीज नहीं है तो क्या है, अपने पैरों को मोड़कर अपना पेट ढक लेने की प्रयास वो लोग कर रहे हैं। मतलब इन सामान्य लोगों में व्यवस्था का विरोध करने का भाव भी समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग शासकों के लिए उपयुक्त लगते हैं, क्योंकि जो विरोध ही नहीं करते तो उनका शासन अच्छा चलता है, क्योंकि विरोध करने वाले लोग रहे तो शासन को तकलीफ होती है, लेकिन विरोध न करने वाले लोग ही हमारे देश में दिखाई देते हैं, क्योंकि कमीज नहीं है तो अपने पाँवों से मोड़कर अपना पेट ढक लेने का प्रयास करते हैं। और ये लोग कितने मुनासिब है, कितने योग्य है इस सफ़र के लिए, ज़िंदगी के सफ़र के लिए वो कहाँ तक योग्य है,
ऐसा कवि ने कि यहाँ सवाल करता है। मतलब ये राज के अंतर्गत जो लोग जीवन यापन करते हैं उनका कि संघर्ष करने का रूप ही समाप्त हो चुका है। तो इस जीवन जीने के लिए वो लोग या जीवन सफ़र के लिए कितना उचित है, ऐसा कवि इनके संदर्भ में सवाल करता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए या आगे के गज़ल में कवि कह रहा है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। चौथे शेर में कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं तो कोई बात नहीं, खुदा नहीं ना सही, मतलब खुदा मानव जीवन के द्वारा ही बन चुका है, ईश्वर को हम लोगों ने बनाया है। इसलिए कवि भी कहता है कि खुदा नहीं ना सही, मतलब ईश्वर सही रूप नहीं है, लेकिन आदमी का ख्वाब सही, इंसान का सपना सही है। इसलिए वो कहते हैं कि खुदा के बारे में मत सोचो, लेकिन सपने देखो, क्योंकि सपने में कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। मतलब सपने में कोई ना कोई आपको एक नज़ारा, मतलब दृश्य देखने के लिए मिलता है। नज़ारा मतलब दृश्य, नज़र मतलब कि देखना। इसलिए कवि इस शेर में कहता है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आम आदमी का वो सपना तो है ना। देखिए कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना करता है, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह का उनका जीवन पट यहाँ पर होना चाहिए। इंसान को सपने देखना चाहिए, सपनों में कहीं ना कहीं हसीन नज़ारे तो हो क्यों ना हो देखने की उनकी अपेक्षा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही खामोश बैठेंगे तो कुछ भी आपके कि जीवन में प्राप्त नहीं होने वाला है, ये कवि को यहाँ पर सूचित करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, लेकिन सपने देखते रहना। वो आगे के गज़ल में कहते वो मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुत्तमईन का अर्थ है उपयुक्त, या नहीं कि हमें यहाँ अर्थ लेना है कि ये निश्चित है। वो मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर का पिघलना असंभव है, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कभी कहता है कि नहीं कि पत्थर भले ही पिघल नहीं सकता, लेकिन आवाज़ करना हम लोगों ने छोड़ नहीं देना चाहिए। पत्थर जो है यहाँ की व्यवस्था का प्रतीक है। और कभी यहाँ कहता है कि नहीं कि यहाँ आम आदमी पर उनका विश्वास है, इसलिए वह कहते हैं कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर जैसे ही बने हैं, उनमें संवेदना कि यहाँ पर नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतज़ार है कि इन आम आदमियों के स्वर में कहीं ना कहीं क्रांति की चिंगारी होनी चाहिए। इसलिए वो मैं बेकरार हूँ ऐसा कहते कि आवाज़ में असर डालने के लिए, यानी कि इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए मैं बेकरार हूँ। बार बार मैं आवाज़ करता हूँ, बार बार मैं नए सिरे से ने कि क्रांति भरे गीत लिखता हूँ। भले ये मालूम है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ये व्यवस्था बदल नहीं सकती, इस व्यवस्था के मन में सामान्य जन के प्रति संवेदना निर्माण नहीं हो सकती, ये भले ही मुझे ज्ञात है, तो भी मैं इस व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए बेकरार हूँ और ये आवाज़ उठाऊंगा और उस व्यवस्था को बार बार सुनाता रहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। सामान्य जन के हित के लिए काम करो, सामान्य जन के हित के लिए ही आप चुनकर आए हो, ये मुझे बार बार कहना होगा। ये तो खामोश बैठोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ऐसा कवि का यहाँ विचार है। और आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात है, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम शब्द ने कि राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, यह एहतियात ये शब्द आया है मतलब सावधानी। क्या ध्यान में रखो कि ये सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि निज़ाम मतलब यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का बड़ा वर्ग
जो क्रांति भरे गीत लिखने वाले शायर की आवाज़ बंद करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि उचित ढंग का जनोपयोगी साहित्य, क्रांति भरा साहित्य लिखने के बावजूद उन लोगों को जेल के हवालात में बंद किया जा रहा है। ठीक है, वे इस ढंग का साहित्य लिखकर हमारे विरोध में जन भावना निर्माण कर रहे हैं, यह सोचकर उनकी जबान बंद करे जा रहे हैं। इसलिए कवि कहता है कि तेरा निज़ाम है सिंधी जुबान शायर की, मेरी जुबान ने कि यहाँ पर सिला दो या बंद करने की आपकी कोशिश है। लेकिन वो कहता है कि ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, मतलब यहाँ सावधानी, देखिए कवि कहता है कि यहाँ सावधानी बहुत ही जरूरी है। शायरों को शासक जो है बंद करता है, सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना ये शायरों का काम है। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जुबान, मतलब उनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को अपनी भी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना भी जरूरी है। और वो दबा सकते हैं, लेकिन शायर को यहाँ दबाना चाहिए। इसलिए मैं देखिए यहाँ बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कवि कहता है। और अंतिम जो गज़ल में कवि कहता है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर ये शब्द आया है। गुलमोहर बोल तो यहाँ एक पेड़ जो कि फूलदार पेड़, इसको देखिए लाल रंग के देखिए बहुत ही मोहक ऐसे फूल लगते हैं। लेकिन वो अलग अलग दो बार यहाँ पर शब्द आया है गुलमोहर। पहले पंक्तियों में आया हुआ शब्द देखिए आत्मसम्मान का प्रतीक है, तो दूसरे पंक्तियों में आया हुआ शब्द जन कल्याण का यहाँ प्रतीक है। तो इस शेर में शायर देशभक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, जब तक हम अपने बगीचे में जिए तो गुलमोहर के नीचे जिए, और जब मृत्यु हो जाए तो दूसरों के गलियों में देखिए गुलमोहर के पेड़ के नीचे यहाँ पर मृत्यु हो, ऐसा वो कहते हैं। मतलब कहने का मानस उनका ये है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मतलब इंसान जीना चाहता है या जीना चाहिए कि अपने आत्म स्वाभिमान के लिए अपने बगीचे में अपना आत्म स्वाभिमान रखते हुए हमको जीना होगा, और मरना है तो मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। देखिए मरना है तो औरों के कल्याण के लिए मरो, जीना है तो अपना आत्म स्वाभिमान लेकर जियो, और मरना है तो औरों के कल्याण के लिए मरो। ये जो देखिए गुलमोहर को केंद्र में रखकर कवि ने यहाँ पर अपनी पंक्तियाँ सुनाई, बहुत ही उच्च ढंग की उनकी ये कविता है।